दोस्तों, आपने पैरासाइट के बारे में तो सुना ही होगा। पैरासाइट एक ऐसा जीव होता है जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उसका फायदा उठाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह भारतवासियों के साथ रंग, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया और कैसे अपनी नीतियों से भारत में एक कमजोर माइंडसेट को जन्म दिया। अगर आप भारत में ब्रिटिशर्स के इतिहास को देखें तो उनका 200 साल से भी ज्यादा का समय कुछ पैरासाइट की तरह ही था। वो भारत में रहे, उन्होंने भारत के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और भारतवासियों का बहुत शोषण किया। जब वो भारत को पूरी तरह से खोखला करने में कामयाब हो गए, तब वो भारत को छोड़कर चले गए। उन्होंने भारत के दो टुकड़े किए, भारतवासियों में धार्मिक मतभेदों को जन्म दिया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और भारतवासियों को एक छोटी सोच रखने को मजबूर किया। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा करने से पहले अमेरिका, अफ्रीका समेत काफी देशों को अपना गुलाम बना लिया था। इन देशों में भी वो आम लोगों का हर तरह से शोषण करते थे और उनके रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके चलते अंग्रेजों का ये मानना था कि वो इन देशों में मौजूद पिछड़े लोगों को मॉडर्न सोसाइटी की तरफ ले जा रहे थे। भारत में भी उनका यही मानना था। वो भारतवासियों को पिछड़ी सभ्यता का मानते थे और इसी कारण वो अलग अलग जरियों, अलग अलग तरीकों से भारतवासियों का शोषण करते थे। भारत पर शासन करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं था। भारत में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग मौजूद थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम लोग काफी ज्यादा मात्रा में थे। यही कारण था कि भारत में काफी बार अंग्रेजों को अपने लॉज और कानून में समय समय पर बदलाव लाने पड़ते थे। शुरुआत में अंग्रेज भारतीय शासक की तरह ही काम करते थे। भारतीय सभ्यता को और अच्छे से समझने के लिए बहुत से ब्रिटिश लोगों ने भारतीय सभ्यता को और उनके इतिहास को पढ़ा। सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में बनी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसी लक्ष्य के साथ बनी थी। भारत की आने वाली पीढ़ी कहीं अपने इतिहास और देश विदेश में होने वाली आजादी और लोकतंत्र की बातों से अपने अधिकारों की मांग ना करें, इसलिए ब्रिटिशर्स द्वारा भारतवासियों की शिक्षा पर कोई खास काम नहीं किया गया था। इसका एक सबूत था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसने भारतवासियों को अपने इतिहास से दूर रखने का काम किया था। इसके पीछे अंग्रेजों का यह मकसद था कि भारत की आने वाली पीढ़ी को कमजोर किया जाए। भारतवासियों से सच छुपाकर आर्यन के आक्रमण की थ्योरी को भारत में बहुत पॉपुलर किया गया था। इस थ्योरी को फैलाने के लिए बहुत से लिखित सबूतों को नजरअंदाज किया गया था और हमें एक झूठ परोसा गया था। वो इस थ्योरी के माध्यम से भारतवासियों को ये बताना चाहते थे कि वो यूरोपियंस से हर बात में नीचे हैं। यूरोपियंस ने ही उनका पहले उद्धार किया था और अभी भी यूरोपियंस ही उनका उद्धार करेंगे। इसके पीछे उनका मकसद भारतवासियों में एक पिछड़ी हुई मानसिकता को जन्म देना था और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे हासिल करने में वो कामयाब हुए। कुछ ब्रिटिशर्स का यह भी मानना था कि भारतीयों को कभी भी अंग्रेजों जैसा सभ्य नहीं बनाया जा सकता। फिर भी अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का विस्तार हो। ये ब्रिटिश हुकूमत में मौजूद भारतीयों के प्रति दोहरी मानसिकता को दिखाता है। ब्रिटिशर्स की ये दोहरी मानसिकता 1947 तक बहुत बार देखने को मिलती है। एक तरफ वो यूरोप में समान अधिकारों की बात करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जाति और रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में वो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़े थे, लेकिन दूसरी ओर वो भारतवासियों को लोकतंत्र और बेसिक अधिकारों से दूर रखते थे। भारतीय लोगों को अपनी फौज में शामिल कर विश्व युद्ध में लड़वाते थे और उन्हीं सैनिकों को कभी अफसर रैंक तक नहीं पहुंचने देते थे। भारतीय सैनिकों को उनकी जाति और धर्म के नाम पर अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता था और फिर इन्हीं भारतीय सैनिकों की मदद से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग स्टेट्स को कब्जाते थे। यही भेदभाव ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पुलिस के जवानों के साथ भी किया जाता था। पढ़े लिखे भारतीयों को पुलिस की नौकरी तो मिल जाती थी, लेकिन फिर भी वो यूरोपियन अफसर के हाथ के नीचे ही काम करते थे। इन्हीं भारतीय पुलिस और फौज के जवानों से ब्रिटिश हुकूमत
भारत में होने वाले सभी दंगों, स्ट्राइक्स और हड़तालों को रोकती थी। भारतवासियों द्वारा किए जाने वाली हड़तालों को भारतीय सैनिक ही रोकते थे। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था। ये भेदभाव इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को लेकर भी होता था। भारत से निकलने वाले सिविल सर्वेंट्स हमेशा ब्रिटिशर्स से एक पायदान नीचे ही रहते थे। साथ ही साथ ये एग्जाम पहले सिर्फ इंग्लैंड में ही होता था, फिर हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के स्ट्रगल के चलते 1919 के बाद ये एग्जाम भारत में भी होने लगा। ब्रिटिशर्स की शिक्षा नीति और भेदभाव ने भारतीयों के मन और दिमाग पर गहरा असर डाला था। मानसिक रूप से भारतीयों को सालों तक गुलामी की बेड़ियों में बांधे रखा गया था। ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन का तो काफी फायदा हुआ, लेकिन भारत को पूरी तरह से खाली कर दिया। जो आर्थिक मदद ब्रिटिश व्यापार को मिलती रही, वही अगर भारत के लोगों पर खर्च होती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। ब्रिटिशर्स की नीतियों के चलते भारत में खेती, शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट्स, स्वास्थ्य सेवा समेत बहुत सी इंडस्ट्रीज का पतन होने लगा था। ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक भेदभावों को पहली बार दादा भाई नारोजी ने सबके सामने लाया था। उनके बाद ही लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की। 19वीं सदी के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को आर्थिक रूप से इतना लूटा था कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरने लगी। 1947 तक आते आते भारत से ब्रिटेन को मिलने वाला आर्थिक लाभ बहुत कम हो गया था। ये एक कारण बना ब्रिटिशर्स का भारत छोड़कर जाने का। ये सारी बातें ब्रिटिशर्स का भारत में दोगलापन और स्वार्थ को दिखाता है। ब्रिटिशर्स की भेदभाव भरी नीतियों के खिलाफ समय समय पर कई आंदोलन, हड़तालें और विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारण ब्रिटिशर्स भारतवासियों पर और ज्यादा क्रूर नीतियों और कानूनों की बौछार करते थे, जिस वजह से आम भारतवासी पर हमेशा ही अत्याचार होता था। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए